हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पर आप इंडिया की कोस्ट लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, वहां आपने ये डेटा अवश्य लिखा होगा कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। परंतु इस वीडियो के बाद से आप ये डेटा चेंज कर लेंगे और नई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई या तटीय सीमा की कुल लंबाई अब 11,098 किलोमीटर बताई जाएगी। अर्थात ये जो चेंज है ये लगभग 48% की बढ़ोतरी हुई है तटीय सीमा में, जो लगभग 53 वर्षों के बाद अर्थात 1970 से लेकर अभी तक हम 7,516 मानते थे, परंतु 53 वर्षों के बाद अर्थात इन प्रेजेंट टाइम आप इसको बोलेंगे कि ये 11,098 किलोमीटर है। किस प्रकार से ये चेंजेस आए? क्या भारत की भूमि में विस्तार हो गया? क्या नदियों के डेल्टा बनाए जाने के कारण ये विस्तार हो गया, या फिर कुछ और भौगोलिक चेंजेस हैं? तो मैं पहले ही बता दूं कि ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार के भौगोलिक चेंजेस हुए हैं और ना ही कोई इतनी बड़ी हमने साइंटिफिक रिसर्च की है कि इसके कारण हमारी तटीय सीमा की लंबाई बढ़ गई। असल में एक बहुत ही छोटा सा परिवर्तन हमने किया, बहुत ही छोटी सी मेथड के द्वारा ये तटीय सीमा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला, जो कि लगभग 50% के समथिंग है, अर्थात 48% की बढ़ोतरी यहां पर देखने के लिए मिली। किस प्रकार से? तो असल में सबसे पहले आप ये जान लें भाई कि ये जो भारत की तट सीमा है, तट सीमा किसी भी देश की उस देश की होती है जो किसी ना किसी सागर या महासागर के साथ सीमा साझा करता है। यदि सागर या महासागर के साथ सीमा साझा नहीं करेगा तो तट सीमा का कोई भी महत्व निकल के नहीं आता, क्योंकि समुद्र के साथ उसका किसी प्रकार का संपर्क स्थापित तो है नहीं। भारत के साथ ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि भारत तीन ओर से समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है या फिर समुद्रों से घिरा हुआ है। और कहा तो ये भी जाता है, जो कि बहुत ज्यादा फैक्ट भी है, कि भाई जिस भी देश की जितनी बड़ी तटीय सीमा होगी उसको आगामी भविष्य में उतना ही फायदा मिलेगा, क्योंकि जो स्थल खंड के संसाधन हैं वो स्थल खंड के संसाधनों के बारे में मानव पूर्णतः परिपक्व हो चुका है, पूर्णतः पूरी जानकारी प्राप्त कर चुका है। और जो असली संसाधन है वो समुद्रों में व्याप्त कहे जाते हैं। तो असल में समुद्र पर जिस भी देश का जितना ज्यादा अधिकार होता है वो उतना ज्यादा इंडिपेंडेंट या फिर इसको कहा जाए कि वो उतना ज्यादा आत्मनिर्भर और पावरफुल माना जाता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिएगा, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में ये हिंद महासागर के साथ सीमा बनाता है। और साथ ही साथ एनक्लोज समझौते के अनुसार, अर्थात वह समझौता जो कि विभिन्न देशों को समुद्री क्षेत्र पे अधिकार प्रदान करता है, इसका नाम है एनक्लोज ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, या फिर संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि इसको नाम दिया जाता है। इसके तहत हर देश को 3 प्रकार के अधिकार समुद्र में दिए जाते हैं। पहला है प्रादेशिक सीमा, जहां पर हर व्यक्ति का समान अधिकार होता है। सेकंड बात है अविच्छिन्न मंडल, जहां पर कुछ विशेष लोगों को ही जाने की अनुमति होती है, जैसे कि लाइक मछुआरे जिनका कामकाज इस समुद्री क्षेत्र से संबंधित हो, यह है अविच्छिन्न मंडल या फिर अविच्छिन्न सीमा वाला क्षेत्र। इसके बाद आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाला रीजन, यहां पर कुछ रिसर्चर्स को जाने की अनुमति होती है और ऐसे तमाम लोग जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस में लगे हुए हैं, जैसे कि लाइक हमारी इंडियन नेवी, उनको यहां पर जाने की परमिशन होती है। आम इंसान, आपके और हमारे जैसे लोग यहां पर नहीं जा सकते। अब इसका क्या प्रयोग है आगे मैं बताऊंगा। देखिएगा, अभी तक जो टेक्निक यूज की जाती थी वो असल में कुछ इस प्रकार की थी कि भाई भारत की तटरेखा एक्चुअली जैसे हम बनाते हैं वैसी नहीं है। ये कई जगह से बहुत ज्यादा बाहर निकली हुई है, कहीं से ये बहुत ज्यादा पीछे खसकी हुई है। इसको एक लाइन के द्वारा मिलाया जाता था, इसको कहा जाता था बेस लाइन टेक्निक या फिर सीधी रेखा पद्धति। एक सीधी लाइन के द्वारा टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाया जाता था और वहां से समुद्री दूरी मापी जाती थी और वहीं से तटीय रेखा की लंबाई मापी जाती थी। अब जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया वैसे वैसे हमने इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए और इसमें खाड़ी, मुहाना, जलधाराओं और अन्य भू आकृतिक विशेषताओं, जैसे कि लाइक केरल वाले एरिया में यदि आप जाते हैं तो कई प्रकार की खारे पानी की झीलें दिखाई देती हैं। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो पुलिकट झील दिखाई देगी। इसी प्रकार से व्हीलर आइलैंड वाला सेक्शन आपको उड़ीसा में दिखाई देगा। तो ये जो भू आकृतिक स्थलाकृतियां हैं, है ना, जो विशेषताएं हैं यहाँ की, उनको हमने शामिल कर लिया। अब हमने क्या बोला कि भाई हम ऐसे तटरेखाओं की लंबाई नहीं मापेंगे। ये वो है भाई, यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आपको किसी प्रकार से मुझसे कनेक्ट होना हो तो आप इस टेलीग्राम हैंडल पर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अभिषेक कुमार ज्योग्राफी इसका नाम है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। और साथ में ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर मैं समय समय पर अपडेट देता रहता हूं, यहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं ये बता रहा था कि असल में ये जो तटरेखा है
इसको हम अब एक सीधी लाइन के तौर पर ना माप कर अब हम कुछ इस प्रकार से इसकी माप करेंगे, और बस ये एक माइनर सा चेंज हमारी तट रेखा के परिप्रेक्ष्य में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ कि इसने लगभग 48 किलोमीटर की वृद्धि कर दी पूरी की पूरी तटीय रेखाओं में। और ये वृद्धि हर राज्य में हुई है। जैसे कि अभी तक जो हम सबसे बड़ी कोस्ट लाइन मानते थे ये गुजरात को माना जाता था, परंतु इस बढ़ोतरी के साथ गुजरात की सीमा तो बढ़ी ही, परंतु तमिलनाडु राज्य दूसरे नंबर पर आ गया। नहीं तो यदि आप तमिलनाडु को देखते तो ये आंध्र प्रदेश से पीछे था, इसमें बढ़ोतरी के कारण ये सेकंड नंबर पर आ गया है। और इसी प्रकार से ये बढ़ोतरी कई और स्थानों पर देखी गई है, आगे हम डिस्कस करते हैं। यानी कि मेनली ये वृद्धि हुई कैसे है भाई, तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये जो एक संस्थान है इसके द्वारा अधिक सटीक और विविध समुद्री तटीय रेखा का चित्रण किया गया। जो सैटेलाइट व्यूज होते हैं वो लिए गए और इनके आधार पर इस तटीय सीमा की लंबाई निकाली गई। ठीक है, 1970 में ये क्यों नहीं यूज हुआ था, बट ऑब्वियस है कि भाई समय के साथ आगे बढ़ने पर हमने नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की और उनके द्वारा हमने कुछ और प्रयत्न करना चालू किए, कुछ और रिसर्च करना चालू की। और उन्हीं तमाम रिसर्चों में से एक रिसर्च ये है कि भाई हमने सीधी रेखा को मानक रेखा ना मानकर तटीय रेखाओं की जो एक्चुअल लंबाई है उसके अनुसार ये तटीय रेखा की लंबाई निकाली। ठीक है, अर्थात जहां पर यदि मान लीजिए कोई कयाल है, जहां पर कोई झील है या फिर कहीं पर कोई डेल्टा है, जैसे कि यदि आप आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के समीप जाते हैं तो यहां पर आपको गोदावरी कृष्णा नदियों का डेल्टा कुछ इस प्रकार से निर्मित देखने के लिए मिलेगा। तो जब हम तटीय रेखाओं की लंबाई एक सीधी रेखा के तौर पर लेते थे तो ये लंबाई कुछ इस प्रकार से आती थी। हमने इस प्रकार से ना लेते हुए हमने टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाते हुए कुछ इस प्रकार से लेते हुए इस डेल्टाई क्षेत्र को ऐसे नापना चालू किया। और जब ऐसे नापना चालू किया तो बहुत छोटे छोटे चेंजेस से एक बड़ा चेंज हमारे सामने ये बनकर आया कि इन तटीय रेखाओं में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई। अर्थात पहले जहां पर ये 7,516 किलोमीटर थी अब 11,098 किलोमीटर हो गई। देखना, बंगाल, गुजरात और गोवा यहां पर बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। जो पुडुचेरी है इसमें लगभग 4 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि पहले का यानी कि पहले इसकी जो लंबाई थी उसका लगभग 10.4% है, यानी कि सबसे कम यहीं पर बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ याद रखिए, बढ़ोतरी बोल रहा हूं, यहां पर ये सिकुड़ गई है, लगभग 4 कुछ किलोमीटर ये सिकुड़ी है, बाकी सब में बढ़ोतरी हुई है। गुजरात की तटरेखा जो कि 1970 में 1214 किलोमीटर थी अब ये 2340 किलोमीटर हो गई है, यानी कि लगभग दुगनी हो गई है। पहले भी सबसे लंबी तटरेखा इसी की थी, अभी वर्तमान में भी इसी की तटरेखा सबसे लंबी है। अब प्रतिशत के लिहाज से यदि बात करें तो प्रतिशत के लिहाज से पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। देखिए, डेटा के अनुसार यही है, परंतु पश्चिम बंगाल की यदि हम प्रतिशत के हिसाब से बात करते हैं तो लगभग 721 किलोमीटर ये मापी गई है, यानी लगभग 357% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। यदि पूछ लिया जाए कि प्रतिशत के अनुसार किसमें वृद्धि हुई है तो वह है पश्चिम बंगाल, परंतु किलोमीटर के अकॉर्डिंगली यदि आपसे पूछा जाएगा तो नो डाउट वो गुजरात है। गुजरात का तट बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, यदि आप इसको देखेंगे तो भाई पोरबंदर तट है, यहाँ पर गहलबाग तट है, इसको पूरा काठियावाड़ वाला क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि इसकी तट रेखा नो डाउट पहले भी ज्यादा थी और अभी भी ज्यादा है, परंतु प्रतिशत के लिहाज से पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब राष्ट्रीय डेटा की यदि बात करें तो राष्ट्रीय डेटा में लगभग 47.8% यानी कि लगभग 48% की वृद्धि हुई है। इसको 48 माना जा सकता है, यहां पर वही बात लिखी हुई है भाई कि एक्चुअल में इसको मापा कैसे गया और ये वृद्धि कैसे दर्ज की गई है, तो नई पद्धति का यहां पर हमने प्रयोग किया है। जो सबसे कम वृद्धि हुई है ये केरल में हुई है, लगभग 30 किलोमीटर की, जो कि 5% है। इस डेटा को ध्यान में ना रखते हुए आप इस टेबल को एक बार ध्यान में रख सकते हैं। उससे पहले भाई ये यूपीएससी में पीवाईक्यू का महत्व बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर 10 ईयर से ज्यादा के प्रिलिमिनरी पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की गई है मेरे द्वारा। ज्योग्राफी सब्जेक्ट की ये सीरीज है जो कि प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, शाम को 7 बजे ये अपलोड की जाती है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं भाई। हर शाम 7 बजे MWF है ना, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम को 7 बजे ये अपलोड होगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी अपडेट चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर 2025 के अभ्यर्थियों के लिए ये SIP बैचेस अर्थात सक्सेस इन प्रिलिमिनरी बैचेस अवेलेबल हैं।
पर एक सजेशन है मेरा कि ये बैच वही बच्चे ज्वाइन करें जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अर्थात ये क्रैश कोर्स वाले बैच हैं। यहाँ पर आपको पूरा पूरा रिवीजन कराया जाएगा, जितना भी यूपीएससी का सिलेबस है पूरा रिवाइज कराया जाएगा। AKV लाइव कोड का यूज करने पर यहाँ 4,999 रुपए के ये बैचेस पड़ेंगे। और P2I फाउंडेशन बैच उन स्टूडेंट के लिए हैं जिनका भी टारगेट 2026 और 27 के यूपीएससी एग्जाम को फेस करने का है ना। क्वालिफाई इसलिए नहीं क्योंकि क्वालिफाई करना ये आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है। संस्थान अपनी साइड से पूरा प्रयास करेगा, परंतु संस्थान के साथ आप भी प्रयास करें, यह थोड़ा मायने रखता है। दैट इज वाई यहाँ पर दावा नहीं किया जाएगा, परंतु हाँ इतनी श्योरिटी जरूर दी जाएगी कि यदि आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो मैं 95% तक, यानी कि स्टडी IQ IAS हिंदी 95% तक आपके साथ है। जो 5% है ये आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर यदि 2026 और 27 के आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो भी आपके लिए AKV लाइव कोड का यूज करने पर इतने प्राइस में ये बैचेस अवेलेबल होंगे। 15 जनवरी से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, शाम को 6 बजे इनमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशन की अंतिम डेट है। अब उस डेटा को पढ़ने से अच्छा हम एक बार ये टेबल पढ़ लेते हैं। देखिएगा, गुजरात की तटीय रेखा की जो लंबाई थी पहले, ये लगभग थी 1214 किलोमीटर, जो कि बढ़कर 2340 किलोमीटर हो गई है। महाराष्ट्र की थी 652 किलोमीटर, जो कि बढ़कर 677 किलोमीटर हो गई है। यानी कि टॉप पर अभी भी आपको गुजरात ही देखने के लिए मिलेगा। चेंजेस कहां आए हैं तो तमिलनाडु, जो कि पहले 906 किलोमीटर था, अब ये 1068 किलोमीटर हो गया है और ये सेकंड नंबर पर आ गया है। नहीं तो पहले सेकंड नंबर पर क्या था, तो आंध्र प्रदेश पहले सेकंड नंबर पर था 973 किलोमीटर के साथ। अब जब इसकी तटरेखा की लंबाई ली गई तो ये थर्ड नंबर पर आ गया है 1053 किलोमीटर के साथ। बट यदि मोर और लेस हम सभी को शामिल कर लेते हैं, यानी कि राज्यों को भी शामिल कर लो भाई और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लो, तो इन सभी को शामिल करने पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लंबाई सर्वाधिक है, जो कि पहले भी थी 1962 किलोमीटर और अब इसकी लंबाई निकल कर आई है 3083 अर्थात 3083.5 किलोमीटर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को यदि छोड़ भी दिया जाता है, राज्यों की बात की जाती है, तो अभी भी टॉप पर गुजरात ही है। परंतु याद रखना कि जो तमिलनाडु है पहले थर्ड पर आता था, अब सेकंड पर आने लगा है। पहले थी तटीय रेखा की लंबाई 7516 और अब निकल कर आई है इसकी क्या, इसकी निकल के आ गई है 11,098 किलोमीटर। फायदा क्या होगा, तो ये जो एनक्लोज समझौता मैंने आपको बताया, यानी कि प्रादेशिक सीमा, अविच्छिन्न मंडल, अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाला रीजन, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है आधुनिक समय में कि वह देश जिसकी तटीय सीमा जितनी ज्यादा लंबी है उसे उतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी जो मैरीटाइम जोन है या फिर मैरीटाइम इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा परिवर्तित होगा। नो डाउट कि इसमें थोड़ा सा एक्सपेंडिचर भी हमारा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि भाई यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को भी हमारा बचाना कर्तव्य होगा। तो यदि इस मुद्दे को हम थोड़ा सा छोड़ भी देते हैं तो भाई भारत के लिए जो स्ट्रेटजिक कंडीशंस हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। और साथ ही साथ तटीय सीमाओं की लंबाई बढ़ने से जो भारत के, यानी कि भारत की जो डिपेंडेंसी है समुद्री संसाधनों पर, यह भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। यानी कि समुद्री संसाधनों पर हमारा अधिकार को लेकर भी कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है। तो आने वाले समय में इसके बारे में क्या क्या और अपडेट आते हैं ये तो देखना होगा, परंतु अभी के लिए आप उस सेक्शन में जाकर जहां पर आपने तटीय सीमाओं की लंबाई के बारे में चैप्टर लिखा होगा, मैंने भी कई क्लासेस में ये पढ़ाया है, तो आप वहां पर जाकर इसको करेक्ट कर लें कि भाई अब वर्तमान में, यानी कि पहले थी 7516, अब हो गई है 11,098 किलोमीटर, और कहां पर क्या क्या चेंजेस आए हैं आप इस टेबल के अकॉर्डिंगली इसको समझ लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।